Now next question. In the school, books are kept in office. Well, books को आपने ऑफिस में रखा है. Chalks in the library. Okay. Office records and files in staff room. Which principle of management is violated here? यानी कि कोई भी चीज़ अपनी जगह पे नहीं है. बुक्स को लाइब्रेरी में होना चाहिए, चॉक्स को स्टाफ रूम में होना चाहिए, एंड जो भी फाइल्स एंड रिकॉर्ड्स एंड फाइल्स है वो ऑफिस में होनी चाहिए. तो सब कुछ उल्टा पुल्टा है. तो यहाँ पे क्या है, कोई भी ऑर्डरली अरेंजमेंट नहीं है मेन और मटेरियल का. कौन सा प्रिंसिपल वायलेट हुआ है? प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर वायलेट हुआ है. इक्विटी स्केलर चेन इनिशिएटिव की तो यहाँ कोई बात ही नहीं. यहाँ पे ये है कि सारा का सारा मिसमैनेजमेंट है. कोई भी चीज़ सही ढंग से अपने ऑर्डर में नहीं है. हाउ आर द मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स डिराइव्ड? वेल, आपको ये देखना है कि ये जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स है वो कैसा है. फेयोल ने ये जो 14 प्रिंसिपल्स मैनेजमेंट के बनाए हैं वो उसने कैसे बनाए? तो डीप ऑब्जर्वेशंस. यस, बिना ऑब्जर्वेशन के आप प्रिंसिपल्स को बना ही नहीं सकते. रिपीटेड एक्सपेरिमेंट्स. बिल्कुल सही. सो बोथ ए एंड बी इज द राइट आंसर. क्यों? क्योंकि बिना ऑब्जर्वेशन आपको बहुत ही डीपली ऑब्जर्व करना पड़ता है एंड रिपीटेडली आपको एक्सपेरिमेंट्स करते रहना पड़ता है. साइकोलॉजिकल लेवल पे आपको लोगों पे इम्प्लीमेंट करना होता है, उनके बिहेवियर को स्टडी करना होता है, तब जाके आप प्रिंसिपल्स डिराइव करते हो. What did Taylor want to communicate through mental revolution? Mental revolution में उसने क्या बोला था? Change in the mental attitude of workers towards each other, positive thinking, इन सब की बात की गई थी. So change in mental attitude of workers towards each other, yes. Cooperation between workers and management, yes. The workers should work with full devotion. ये सब वो mental revolution में इसकी वो बात कर रहा है और ये वो सारी चीज़ें communicate करता है. So all of the above. विच ऑफ द फॉलोइंग आर फोरमैन अंडर ऑपरेशनल डिपार्टमेंट? तो आपने ऑपरेशनल डिपार्टमेंट में कौन कौन से फोरमैन होते हैं? सो गैंग बॉस एंड स्पीड बॉस, यस, ये ऑपरेशन में ही होते हैं. रिपेयर बॉस, ये भी ऑपरेशन में होता है. कुछ भी मशीन में खराबी हो गई तो वो रिपेयर बॉस आता है. इंस्पेक्टर ये आके क्वालिटी ऑफ वर्क को चेक करता है. तो ये सब कौन होते हैं? ऑपरेशन डिपार्टमेंट में ही होते हैं. सो ऑल ऑफ द अबव. Which of the following are not a foreman under a operational department? So gang boss, speed boss, repair boss, inspector, ये सब तो किस में होते हैं? ऑपरेशन में होते हैं. डिसिप्लिनरी वो ऑपरेशन डिपार्टमेंट में नहीं होता. तो यहाँ पे अगेन ये नेगेटिव क्वेश्चन है, कौन नहीं है? तो डिसिप्लिनेरियन नहीं है. Why the technique of time study is conducted or what are the objectives of time study? वेल, टाइम स्टडी को हम क्यों कंडक्ट करते हैं? क्योंकि हमें ये देखना होता है कि क्या स्टैंडर्ड टाइम है कोई भी जॉब को परफॉर्म करने का, क्या स्टैंडर्ड टारगेट हमें वर्कर्स के रखने चाहिए, कितने वर्कर्स हमको एम्प्लॉय करने चाहिए ताकि वो टाइम पे कंप्लीट हो सके काम. तो ये सारा ही चीज़ें पता करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? टाइम स्टडी करवाते हैं. सो टू फाइंड आउट स्टैंडर्ड टाइम टू परफॉर्म अ जॉब, यस, स्टैंडर्ड टाइम पता होना चाहिए. कितना स्टैंडर्ड टारगेट हमको सेट करना है वर्कर्स का, वो भी हमें टाइम स्टडी से ही पता चलेगा. टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ वर्कर्स टू बी एम्प्लॉयड, ताकि जो भी हमने सोचा है वो हमारा टाइम पे काम खत्म हो जाए. सो ऑल ऑफ द अबव, ये सारे के सारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं. क्या क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं? टू फाइंड आउट स्टैंडर्ड टाइम टू परफॉर्म अ जॉब, टू सेट द स्टैंडर्ड टारगेट फॉर वर्कर्स, टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ वर्कर्स टू बी एम्प्लॉयड. Which principle differentiate between efficient and inefficient workers? Efficient यानी कि जो टाइम पे सारा काम कंप्लीट कर देते हैं और मिनिमम कॉस्ट पे करते हैं. इनएफिशिएंट यानी कि जो ज़्यादा कॉस्ट लगा देते हैं और टाइम पे काम भी कंप्लीट नहीं करते. तो कौन सा प्रिंसिपल है जो इनके बीच में डिफ्रेंशिएट करता है? स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वर्कर्स? नहीं, इसका कोई लेना देना नहीं. फटीग स्टडी आपके रेस्ट और आपकी टायर्डनेस पे. टाइम स्टडी आपको कितना टाइम रिक्वायर्ड होगा वर्क को कंप्लीट करने के लिए वो है. डिफरेंशियल पीस वेट सिस्टम यहाँ से पता चलता है. क्यों? क्योंकि यहाँ पे जितने ज़्यादा पीसेस वो पर्सन मैन्युफैक्चर करेगा उसको उसके हिसाब से रेवेन्यू मिलेगा. सो यस, यहाँ से पता चलता है कौन कितने एफिशिएंट वर्कर्स है. जो ज़्यादा सैलरी लेके जा रहे हैं वो एफिशिएंट है. जो कम सैलरी लेके जा रहे हैं क्योंकि वो कम प्रोडक्शन कर रहे हैं तो वो इनएफिशिएंट है. Which principle reduce a given line of product to fixed type, size and characteristics? यहाँ पे हम unnecessary जो भी products है उनका हम क्या कर रहे हैं? एलिमिनेशन कर रहे हैं. इसकी हमने बात कहाँ पे की थी? स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क में ही की थी. फैटिग स्टडी, टाइम स्टडी, डिफरेंशियल पीस वेट सिस्टम, ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं. स्टैंडर्डाइजेशन और सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्कर्स में ही ऐसा होता है जिसमें हम प्रोडक्ट अननेसेसरी जो प्रोडक्ट्स है जिनकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं उनको हम एलिमिनेट कर देते हैं. Which principle rules out feeling of suspicion or prejudice from the minds of workers? Mind के साथ खेल रहा है mental level पे. And management to adapt systematic thinking. कौन? जो भी आपको एक दूसरे के प्रति कुछ डाउट्स है वो सब हम किस में रिमूव करने की बात करते हैं?
मेंटल रेवोल्यूशन में हम बात करते हैं। Which technique of scientific management is conducted to find out frequency, duration, number of rest intervals, fatigue study? Very to the point direct question, अब तक याद भी हो गया होगा. What all are included in work study? वर्क स्टडी में क्या क्या आता है? तो मोशन एंड मेथड स्टडी ये भी वर्क स्टडी का पार्ट है, फैटिक स्टडी ये भी वर्क स्टडी का पार्ट है, टाइम स्टडी ये भी वर्क स्टडी का पार्ट है. ये सारे के सारे किसके अंदर आते हैं? ये वर्क स्टडी के ही सब पार्ट्स है. सो ऑल ऑफ द अबव. Why work study is performed? To ensure maximum production at minimum cost. yes, इसीलिए हम वर्क स्टडी परफॉर्म करते हैं ताकि हमें पता लगा सके कि कितना मैक्सिमम प्रोडक्शन हम कर सकते हैं कम से कम कॉस्ट पे. गेटिंग बेस्ट कंट्रीब्यूशन फ्रॉम एवरी फैक्टर. कंट्रीब्यूशन क्या होता है? जो भी आपकी सेलिंग प्राइस है उसमें से जब आप वेरिएबल कॉस्ट निकाल देते हो तो आपका क्या होता है? कंट्रीब्यूशन होता है कि हर फैक्टर ने कितना कंट्रीब्यूट किया है. ये दोनों पर्पस के लिए वर्क स्टडी परफॉर्म की जाती है. सो बोथ ए एंड बी. Which principle of management is violated in the case of when a worker receives orders from more than one boss? यानी कि यूनिटी ऑफ कमांड होना चाहिए और ये यहाँ पे वायलेट हो गया. देयर शुड बी वन बॉस ओनली. Which principle of management is violated? मतलब कौन सा प्रिंसिपल वायलेट हुआ इन द केस ऑफ when the employee is given responsibility to achieve target production of 500 units with no authority to access over raw material. यानी कि आपने उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी देके ओवर बर्डन कर दिया पर अथॉरिटी तो दी नहीं. ऑब्वियसली अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बैलेंस होनी चाहिए तभी वो आदमी काम कर पाएगा, नहीं तो वो काम नहीं कर पाएगा. Which principle of management is violated in the case of when worker is wasting time in search of toolbox in the organization? देखो आप, टाइम वेस्ट हो रहा है, रिसोर्स वेस्ट हो रहे हैं, उसके अननेसेसरी काम भी नहीं होगा और उसका टाइम भी चला गया और हमें उसे सैलरी भी पे करनी पड़ेगी विथ लेस प्रोडक्शन. यानी कि प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर यहाँ पे क्या हो रहा है? वायलेट हो रहा है. अगर हर चीज़ सही जगह सही ढंग से पड़ी होती तो उसको इमीडिएटली वो चीज़ मिल जाती और उसका टाइम बच जाता. Which principle of management is violated in the case of when manager grants 1 month medical leave to a supervisor with pay and only 1 week medical leave to accountant? यानी कि यहाँ पे आपने इक्वली ट्रीट नहीं किया है. मतलब जो आदमी, अच्छा अगर सुपरवाइजर बीमार हुआ तो उसको ज़रूरत है लीव की, लेकिन अगर अकाउंटेंट को नीड है और उसको आप ना दो, इसका मतलब प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी, यहाँ पे इक्वल ट्रीटमेंट हो ही नहीं रहा है. Which principle of Fayol cannot be applied when organization is following techniques of functional foremanship? तो that comes, मतलब ऐसा कौन सा प्रिंसिपल है फेयोल का जो आप अप्लाई नहीं कर सकते अगर आप फंक्शनल फोमेनशिप. और फंक्शनल फोमेनशिप में क्या होता है कि आपके सारे सेपरेट फंक्शंस है और उस हर फंक्शन पे आपका क्या है? एक एक्सपर्ट बैठा है, ठीक है, एंड दैट एक्सपर्ट इज वर्किंग. तो प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर, प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ये सब तो आप अप्लाई कर सकते हो. यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ कमांड क्या कहता है कि देयर शुड बी वन बॉस ओनली. पर यहाँ पे तो इतने सारे फंक्शंस है और हर फंक्शन का अलग अलग एक्सपर्ट होगा. देन आप यूनिटी ऑफ कमांड यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते. नेम द फोरमैन हु अरेंजेस ऑल द रिसोर्सेज इनपुट एंड सेटअप टू स्टार्ट द वर्क स्मूथली. ये किसका काम होता है? अगर आपको फोरमैन्स पता होंगे, देखो स्पीड बॉस स्पीड का ध्यान रखता है, रिपेयर बॉस रिपेयर का, तो गैंग बॉस का काम होता है. इंस्पेक्टर तो क्वालिटी ऑफ वर्क को चेक करता है. तो जो सारे रिसोर्सेज इनपुट एंड सेटअप ताकि सारा वर्क अच्छे से हो जाए कि भाई यही हमारी गैंग का बॉस है, यही हमारा पूरा ध्यान रखता है, तो गैंग बॉस. ये किस में हेल्प करता है? ताकि है ना जो भी वर्क कैरी आउट हो रहा है वो बहुत ही स्मूथली कैरी आउट हो सके. नेम द फोरमैन हु अश्योर्स टाइमली कंप्लीशन ऑफ बॉस ऑफ जॉब. अब आपको ये सारे याद हो जाने चाहिए कि किसका क्या काम है. तो वो स्पीड बॉस का काम है कि भाई स्पीड को मेंटेन करके रखना है ताकि टाइम पे सारा काम कंप्लीट हो सके. नेम द फोरमैन हु इंश्योर्स दैट मशीन्स एंड टूल्स आर केप्ट इन वर्किंग कंडीशन. तो ये तो रिपेयर बॉस का काम है. तो गैंग बॉस का क्या काम है? गैंग बॉस का काम है सेटअप करना ताकि वर्क स्मूथली हो सके, सारे रिसोर्सेज और इनपुट को सेटअप करना, टाइम पे काम कंप्लीट हो सके, वो स्पीड बॉस का काम है. एंड जो भी वर्किंग कंडीशन में मशीन्स और टूल्स होने चाहिए वो रिपेयर बॉस का काम है. और इंस्पेक्टर का क्या काम है? क्वालिटी ऑफ वर्क रहनी चाहिए, वर्क की क्वालिटी ख़राब नहीं होनी चाहिए. नेम द फोरमैन हु कीप्स अ चेक ऑन क्वालिटी कंट्रोल ऑफ आउटपुट. वेल दैट्स इंस्पेक्टर. तो यहाँ पे हमने ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस कवर कर लिए. अब हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट चैप्टर में, चैप्टर नंबर 3 में. तब तक आप अच्छे से इसको चाहे तो वीडियो को 1-2 बार देख के और इसको रिवाइज कर सकते हैं और लर्न कर सकते हैं.